ईरान युद्ध शुरू हुए महीना भर बीत चुका है। अली खामनेई की मौत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, सिलेंडर को लेकर मारामारी, लकड़ी के चूल्हों पर बनता खाना, पेट्रोल पंप पर हाहाकार, ये सब खबरें हम एक महीने में देख चुके हैं। लेकिन इस सीक्वेंस को आप समझिए। खबर ईरान से शुरू हुई थी, लेकिन अब असर धीरे धीरे हमारे आपके घरों तक, किचन तक, गाड़ी की टंकी तक पहुंच रहा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी भर है? हालात अगर नहीं सुधरे, युद्ध अगर नहीं रुका, हॉर्मुज का रास्ता अगर नहीं खुला, तो भविष्य मुश्किलें लेकर मुंह बाए खड़ा है। ये हम नहीं, सरकार कह रही है। क्या महंगाई बढ़ने वाली है? क्या ईरान युद्ध का असर रोजगार पर भी पड़ सकता है? क्या भारत की जीडीपी घट सकती है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार से क्या खबर आई और गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठियों को लेकर क्या कह दिया, जिससे कांग्रेस ने सरकार को ही घेर लिया। नमस्ते और स्वागत। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। हमने क्यों कहा कि सरकार ने आने वाले महीनों में आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों की ओर इशारा किया है? केंद्र सरकार के आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का मंथली रिव्यू आप पढ़िए। उसमें ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के हालात का भारत पर असर को, इस पूरे मामले को बाकायदा एड्रेस किया गया है। हम आपको पॉइंटर वाइज बताते हैं कि सरकार की रिव्यू रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे तुरंत और बड़ा असर एनर्जी के चलते पड़ता है। कच्चे तेल यानी क्रूड और एलएनजी के लिए दूसरे स्रोत ढूंढना संभव तो है, लेकिन इसमें समय लगता है और लागत भी ज़्यादा आती है। एलपीजी के मामले में स्थिति और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके विकल्प ही बहुत कम है और रिफाइनरीज में इसका प्रोडक्शन भी कम होता है। इस संकट के कारण उन उद्योगों के लिए जो है मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और गैस आधारित फ्यूल पर निर्भर है, इन पर डिपेंड है। फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और गैस से बिजली बनाने वाले सेक्टर एलएनजी की कमी और उसकी बढ़ी हुई कीमतों से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और ये इंडस्ट्री भारत के कृषि क्षेत्र के लिए फर्टिलाइज़र और उनसे जुड़े कच्चे पदार्थों जैसे कि अमोनिया, सल्फर, फास्फोरिक एसिड इनका मेन सोर्स है। अमोनिया और सल्फर का 80% से अधिक इंपोर्ट खाड़ी देशों से आता है और करीब 40% डीएपी का आयात सऊदी अरब से। फिलहाल फर्टिलाइज़र की उपलब्धता निकट भविष्य में संभालने योग्य है, लेकिन अगर स्थिति जल्द नहीं सुलझी तो रबी सीजन के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। बढ़ी हुई लागत और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें खेती के पूरे कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं। जब से देश में एलपीजी क्राइसिस सामने आया है, सरकार ने पेट्रोलियम रिफाइनरीज को गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। इस पर एमईआर क्या कहता है? जब रिफाइनरी एलपीजी बढ़ाती हैं तो दूसरे पेट्रोकेमिकल उत्पादों का प्रोडक्शन घटता है। इससे कच्चे माल की उपलब्धता में दिक्कतें पैदा होती हैं। मेथनॉल, एसीटोन और आईपीए जैसे सॉल्वेंट्स तथा एचडीपीई जैसे पॉलीमर की कमी के कारण फार्मा, केमिकल, पैकेजिंग, टेक्सटाइल और प्लास्टिक उद्योगों के प्रोडक्शन साइकिल प्रभावित हो रहे हैं। कई सेक्टरों में, खासकर एमएसएमईज और लगातार चलने वाले उद्योगों जैसे कि कांच और सिरेमिक में फ्यूल ना मिल पाने से, कच्चा माल ना मिल पाने के कारण प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर अस्थायी रूप से काम बंद भी करना पड़ रहा है। ये सरकार की रिव्यू रिपोर्ट कह रही है और कुछ जगहों पर फैक्ट्रीज में काम बंद करना पड़ा है। तेल के आयात पर भी खर्चा बढ़ा है। बढ़ी हुई लॉजिस्टिक लागत और मिडिल ईस्ट से तेल निर्यात में कमी, ये सब मिलकर चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट पर दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा रेमिटेंस यानी कि विदेश से आने वाले पैसे में संभावित कमी भी एक जोखिम है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कमी हो, लेकिन इसका अंदेशा जो है वो ज़रूर लगाया जा रहा है, क्योंकि रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार करीब 92 लाख भारतीय पश्चिम एशिया में रहते हैं और काम करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या संयुक्त अरब अमीरात में है, जहाँ करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं। आरबीआई के एक अनुमान के मुताबिक भारत को हर साल मिलने वाले कुल रेमिटेंस का कम से कम 35% पश्चिम एशिया से आता है, यानी लगभग 40 अरब डॉलर सालाना, मतलब कि 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। लेकिन महीने भर में युद्ध शुरू होने के बाद लाखों की संख्या में भारतीय वापस लौट आए हैं। हालांकि एक बुरी खबर यह भी है कि इस युद्ध में अब तक 8 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है।
इस कॉलम के लास्ट में ईरान युद्ध का असर भारत पर कैसे पड़ रहा है, इसे सिंपल 3 तरीकों से समझाया गया है। पहला, कच्चे माल और एनर्जी क्राइसिस के कारण उत्पादन घट रहा है। दूसरा, कीमतें बढ़ने और सप्लाई कम होने से खपत यानी कि डिमांड में कमी आ रही है। और तीसरा, निर्यात घट रहा है। और आगे जो लिखा है उसे आप गौर से सुनिएगा। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे ओवरऑल ग्रोथ और रोजगार पर असर पड़ सकता है। अब तक जितनी बातें हमने आपको बताई वो सब सरकार की रिपोर्ट के हवाले से बताई हैं, लेकिन विशेषज्ञ जो कह रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा डरावने वाला है। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि 15 अप्रैल तक अगर युद्ध नहीं रुकता है तब भारत के पास सस्ते तेल का बफर स्टॉक खत्म हो सकता है। अब जो तेल खरीदा जाएगा वो महंगा होगा, इसके चलते महंगाई बढ़ेगी। मिश्रा के मुताबिक इससे भी बड़ा डर ये है कि इंडस्ट्री का जो चक्का है वो थमने लगेगा। जो बात मिश्रा कह रहे हैं वही सरकार ने भी कही है। सरकार ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि कीमतें बढ़ने से और सप्लाई घटने से खपत में कमी आ सकती है। निर्यात भी घट रहा है और इसका असर रोजगार तक जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने ओवरऑल ग्रोथ कम होने की भी आशंका जताई है और कुछ ऐसा ही अंदेशा अनुमान अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भी जताया है। उनका कहना है कि युद्ध के कारण भारत की जीडीपी दर घटकर 5.9% तक आ सकती है। पहले ये अनुमान 7% का था। जो बात गोल्डमैन कह रहा है कुछ वैसा ही भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी कह रहे हैं। सरकार के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू का प्रीफेस, जिसको हिंदी में भूमिका भी आप कह सकते हैं, इस प्रीफेस के मुताबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन ने लिखा है ये प्रीफेस। और क्या लिखा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई में रुकावट, इंपोर्ट के बढ़े हुए दाम, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक कॉस्ट और रेमिटेंस में कमी, इन चारों का मिला जुला असर इकोनॉमिक ग्रोथ, महंगाई, फिस्कल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस पर काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ने की संभावना है। अब अगर आज की बात करें तो शेयर मार्केट आज भी एकदम झुलसा हुआ सा दिखाई दिया। मार्केट बंद होने तक सेंसेक्स 1635 पॉइंट गिरा और निफ्टी 488 पॉइंट। युद्ध शुरू होने के बाद इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ रुपए मार्केट में स्वाहा हो चुके हैं, लेकिन उससे भी अहम है निवेशकों का भरोसा। तक चाइनस के मैनेजिंग एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार मिलिंद खांडेकर ने अपने कॉलम हिसाब किताब में 29 मार्च को इस विषय को एड्रेस करा। लिखा कि शेयर बाजार में डर दिखने लगा है। युद्ध के बाद से शेयर बाजार 9% नीचे जा चुका है। विदेशी निवेशक 1,27,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। इसकी भीषणता ऐसे समझिए कि पिछले पूरे साल उन्होंने 1.66 लाख करोड़ की बिकवाली की थी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपया भी गिर रहा है। अब रुपए की तो क्या ही बात की जाए। आज डॉलर ने 95 रुपए का साइकोलॉजिकल मार्क भी क्रॉस कर लिया। युद्ध शुरू होने से पहले डॉलर की कीमत 91 तक थी, आज 95 पार कर गई। हालांकि बाजार बंद होने तक डॉलर 94 रुपये 85 पैसे पर था। पेट्रोल, डीजल और गैस की कहानी हमें आपको अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आसपास की स्थितियां देख रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल और गैस दोनों की सप्लाई पर असर पड़ा। सबसे पहले कलई खुली सिलेंडर की। युद्ध शुरू होते ही एलपीजी की किल्लत ने हाहाकार मचा दिया। रेस्टोरेंट्स से लेकर होटल तक बंद होने की नौबत आ गई। तमाम बंद भी हुए। कुछ ने सर्वाइव करने के लिए इंडक्शन का रुख किया, कुछ ने तो लकड़ी का चूल्हा जला लिया। सरकार ने कहा कि सारी सप्लाई शिफ्ट करो डोमेस्टिक एलपीजी की तरफ। गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लिए लोगों की लाइनें धीरे धीरे कम हुई, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि एलपीजी का सिलेंडर अब उतनी आसानी से नहीं मिल रहा है जितना ईरान युद्ध से पहले मिल जाया करता था, और उस दाम में भी नहीं मिल रहा, ज़्यादा दाम में मिल रहा है। हमारे ऑफिस में ही लोग बता रहे हैं कि उनके घर पर पहले बुकिंग करने के अगले 1-2 दिन में सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अब 10-10 दिन का समय लग रहा है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो अफवाहों ने तमाम शहरों में पेट्रोल पंप बंद तक करवाने की नौबत पैदा कर दी है। एक ऐसी तस्वीर आज भी आई, आप खुद देखिए। हालांकि दरभंगा प्रशासन ने कहा है कि अफवाह मत फैलाइए, तेल की कमी नहीं है। देश की सरकार भी यही कह रही है। वैसे तो तेल की कमी जैसी बात अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से तेल कंपनियों को घाटा तो हो ही रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से तेल के दाम दुगने से भी ज़्यादा तक पहुँचे हैं। बात सिर्फ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दामों की नहीं है। भारतीय कंपनियों ने एक बैरल क्रूड के लिए $150 से ज़्यादा भी चुकाए हैं। उनका मुनाफा बुरी तरह घटा है। इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की ताकि पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ने पाएं और तेल कंपनियों का घाटा कम हो सके। लेकिन सवाल है कि कब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे।
मिलिंद खांडेकर, जिनका हमने जिक्र करा अभी, वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि पेट्रोल और डीजल बनाने वाली कंपनियों को प्रति लीटर 25 से 30 रुपए का घाटा हो रहा है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटा दी है, नहीं तो नुकसान और भी ज्यादा होता। 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। यानी महंगाई को लेकर कहीं पर भी वो सुनाई नहीं दे रहा जो हम सुनना चाह रहे हैं। भविष्य में तेल के दाम बढ़े तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। अमर उजाला ने आज ही सुबह एक खबर छापी है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। लिखा, ईंट, सरिया, टाइल्स और पेंट की कीमतों में इजाफा, जिससे अब घर बनाना हुआ महंगा। कारोबारियों के मुताबिक अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में और भी तेजी आने की आशंका है। ये सिर्फ एक राज्य या एक शहर की खबर है, लेकिन ईरान युद्ध से कमोवेश ये स्थिति पूरे देश में हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। हमने इस पर एक्सपर्ट से भी बात की, आप भी सुनिए। तेल एक ऐसी चीज है जो हर चीज के प्रोडक्शन में यूज होती है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो जिससे फूड सप्लाई बननी है, या अगर हम उसको एक सामान्य जिंदगी में भी देखें, हर चीज की ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स तेल से ही आती है। और भारत में तेल की जो अपनी प्रोडक्शन है, जितनी अपने यूजेस, अपने जो रिसोर्सेज हैं, वो तकरीबन केवल 15 से 20% ही हैं। 80% अपनी तेल की रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करके ही भारत को पूरी करनी पड़ती हैं। तो तब जब ऐसे में वर्ल्ड का जो क्रूड और ब्रेंट का जो प्राइस है, जो कच्चे तेल के दाम है, वो एक अगर हम थंब रूल की तरह देखें तो $10 अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे 0.2 से 0.3% जो इन्फ्लेशन CPI के तहत हम मापते हैं वो बढ़ती है। तो अब जब से युद्ध शुरू हुआ 1 महीना हो गया है, आज 31वें दिन पे हम बैठे हैं, तो इस दौरान जब $40 से $45 के करीब कच्चे तेल का दाम बढ़ा है, तो उससे बहुत एक सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो 1 से 1.2 का एक CPI में इजाफा आने की बिल्कुल उम्मीद है। अभी हमारी ऑलरेडी 4.5% के करीब थी, तो वो अब कितनी बढ़ती है, जब नेक्स्ट इंडेक्सिंग होगी इसकी तब आमतौर पे पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड अभी सामान्य स्थिति में नहीं है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि फिलहाल तेल की कमी देश में नहीं है और ईरान ने भारत को मित्र देश बताते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की छूट भी दे रखी है। यानी भारत आने वाले तेल के टैंकर रोके नहीं जाएंगे। इसके अलावा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में भी कहा गया है कि सरकार ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे स्थिति थोड़ी काबू में रहे। आगे भी ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिहार की राजनीति में आज बड़ा दिन है। 2 औपचारिक इस्तीफे हुए, सीएम नीतीश कुमार का और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, फिलहाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। नियम कहता है कि अगर वो चाहें तो अगले 6 महीने बिहार के सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जो कहती है उस पर तय होगा कि नीतीश कब तक सीएम बने रहेंगे। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे। नियम 1950 के तहत एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, यानी राज्यसभा सांसद चुने जाने के 14 दिनों के भीतर विधान परिषद या विधानसभा की अपनी सीट खाली करनी होती है। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों से रिएक्शन आए। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी नीतीश के इस्तीफे के बाद भावुक हो गए। नीतीश के काम को याद करा, उनकी तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस्तीफे पर एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना की। दोनों तरफ से आए रिएक्शन सुनते चलते हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, इसे बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था। शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं
बहुत बढ़ी हुई थी। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो है बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायकी छोड़ दी है। खबरें बता रही थी कि एक दिन पहले यानी 29 मार्च को ही उन्होंने संजय सरावगी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। नितिन नवीन के इस्तीफे के साथ ही बाकी पूर्व विधानसभा सीट खाली हो गई है। ये सीट नितिन नवीन की परिवार की परंपरागत सीट उनकी रही है। 2008 से पहले ये पटना पश्चिम सीट के नाम से जानी जाती थी। तब इस सीट से नितिन नवीन के पिता लगातार 4 बार विधायक थे। 2006 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद हुए चुनाव में नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी। पहली बार वो विधायक बने थे। 2008 में परसीमर बदलने के बाद सीट बांकीपुर विधानसभा हो गई, जहां से लगातार 20 साल से नितिन नवीन विधायकी जीत रहे हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद वहां पर अब उपचुनाव होना तय है। अगली सुर्खी, चुनाव के मुहाने पर खड़े असम में घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मसले पर कांग्रेस को जमकर सुनाया। राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने पूछा, 10 साल से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी सीमा पार से घुसपैठ क्यों हो रहा है? इसी सवाल को कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उठाया। उनको सुनते चलते हैं। तो कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों से असम में नहीं है। पिछले 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी घुसपैठ क्यों हो रहा है? अभी भी सीमा के उस पर गाय की तस्करी क्यों हो रही है? 12 साल से सरकार किसकी है? मजबूत सरकार, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जी, ऐसे होम मिनिस्टर साहब जो अभी तक न भूतो न भविष्यतो वाली कहानी है। तो उसके बावजूद डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, आपने क्या किया? आपने क्या कार्रवाई की? और आपको रोक कौन रहा है? जो कानून आप चाह रहे हो वो पास कर रहे हो, कोई रोक रहा है क्या? इससे पहले 29 मार्च को अमित शाह ने कांग्रेस पर असम के 9 जिलों में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इन जिलों में धुबरी भी है, जहां मुस्लिम आबादी 74% से अधिक है। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। असम में एक चुनावी रैली में अमित शाह बोले, घुसपैठ रोक तो दिया है, लेकिन पहले से घुस आए लोगों को निकालने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस काम को पूरा करने के लिए असम की जनता से उन्होंने 5 साल और मांगे। कांग्रेस सरकार ने सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी है, बंद कर दी। अभी भी घुसपैठिए को निकालना बाकी है, निकालना बाकी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।